आज हम लोग नागार्जुन की कविता यह दंतुरित मुस्कान और फसल की व्याख्या को समझेंगे। सर्वप्रथम हम लोग यह दंतुरित मुस्कान कविता की व्याख्या को समझते हैं। इसकी व्याख्या को प्रारंभ करने से पहले पाठ संबंधी कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों को समझ लेना आवश्यक है। स्क्रीन पर आप लोगों को एक चित्र दिख रहा होगा। इस चित्र पर में एक आदमी है, एक औरत है और इस औरत की गोद में एक बच्चा है और ये आदमी जो है इस बच्चे को दुलार रहा है, प्यार कर रहा है। तो ये जो आदमी है कोई और नहीं, यह कवि ही है। और ये जो औरत है, औरत इस कवि की पत्नी है और ये जो बच्चा है इस कवि का पुत्र है। तो कवि जो है एक लंबे समय के बाद घर लौटा है और जब वह घर लौटा है तो बच्चे की मुस्कान को देखता है। बच्चे की मुस्कान को जब वह देखता है तो उसको बच्चे के प्रति एक अलग भाव प्रकट होता है। उसी भाव को उस कवि ने कविता में व्यक्त किया है। अर्थात कहा जाए तो इस कविता में कवि ने बच्चे के महत्व का चित्रण किया है और माँ के महत्व का चित्रण किया है। अब हम लोग कविता की व्याख्या को समझना प्रारंभ करते हैं। यह दंतुरित मुस्कान, नए नए दांतों के साथ मुस्कान। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूल धूसर तुम्हारे ए गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। प्रथम पंक्ति का अर्थ है तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। दंतुरित का अर्थ क्या होगा? नए नए दांतों के साथ। कवि कह रहा है बच्चे से तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, नए नए दांतों के साथ जो तुम्हारी यह मुस्कान है क्या करेगी? मृतक में भी डाल देगी जान। जो मरा हुआ व्यक्ति है उसमें भी वह जान डाल देगी। अर्थात जो व्यक्ति जीवन की कठिनाइयों में पड़ा हुआ है, जीवन से दुखी है, कष्ट में है, वह तुम्हारी इस मुस्कान को देख करके थोड़े समय के लिए अपने कष्ट को, अपने दुख को भूल जाएगा। अगली पंक्ति है धूल धूसर तुम्हारे ए गात। गात का अर्थ होता है शरीर। तुम्हारा यह जो शरीर है धूल मिट्टी से सना हुआ है। अगली पंक्ति है छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। जलजात का अर्थ क्या होगा? कमल, जल में उत्पन्न होने वाला, अर्थात कमल। कवि यह कह रहा है कि तुम जो हमारे घर पर हो, बच्चे को संबोधित करते हुए कह रहा है कि तुम जो हमारे घर पर हो उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो कमल वह तालाब को छोड़ दिया है और वह खिलने के लिए कहाँ पर आ गया है? मेरी झोपड़ी में आ गया है। अगली पंक्ति है परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। परस का अर्थ क्या होगा? स्पर्श। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, तुम्हारा स्पर्श जब किसी को भी हो जाए, कवि यह कह रहा है कि तुम्हारा स्पर्श किसी को अगर हो जाए तो क्या होगा? कठिन पाषाण। वह क्यों न कितना कठोर हृदय का व्यक्ति हो, वह क्या होगा? पिघल जाएगा। अर्थात तुम्हारे स्पर्श से उसकी कठिनता, उसकी कठोरता दूर हो जाएगी। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े से फालिका के फूल। कवि कह रहा है कि जैसे ही मैंने तुमको स्पर्श किया, उस बच्चे से कह रहा है कि जैसे ही मैंने तुमको स्पर्श किया वैसे ही क्या प्रतीत हुआ हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि से फालिका के फूल जो है झड़ रहे हों। बाँस था कि बबूल, बाँस था कि बबूल, अर्थात हमारे अंदर चाहे जितना भी नीरस भाव क्यों न था,
लेकिन तुम्हारे स्पर्श से हमारे अंदर जो है शेफालिका के फूल झड़ने लगे। अगली पंक्ति है, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। अनिमेष का अर्थ होता है बिना पलक गिराए, एक टक। कवि कह रहा है तुम मुझे पाए नहीं पहचान, तुम मुझे नहीं पहचान पाए क्या, देखते ही रहोगे अनिमेष। इस प्रकार से एक टक तुम मुझे देखते ही रहोगे क्या। अगली पंक्ति है, थक गए हो आँख लूँ मैं फेर, क्या तुम एक टक मुझे देखने से थक गए हो। अगर तुम थक गए हो तो मैं तुम्हारे तरफ से अपने नेत्रों को फेर लूँ। अगली पंक्ति है, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। कवि कह रहा है कि मैं तुमसे पहली बार मिल रहा हूँ, तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। यदि तुम्हारी मान माध्यम बनी होती आज। अब कवि यहाँ पर जो है बच्चे की माँ को महत्व दे रहा है। बच्चे के माँ का चित्रण करते हुए कहा है, यदि तुम्हारी मान माध्यम बनी होती आज, यदि तुम्हारी माँ इसका माध्यम नहीं बनी होती तो मैं आज तुमको नहीं देख पाता। क्या करता, मैं न सकता देख, मैं तुमको नहीं देख पाता, मैं न पाता जान, और मैं तुमको जान भी नहीं पाता। अगली पंक्ति, तुम्हारी यह दंत्रित मुस्कान, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य। और कवि कह रहा है तुम्हारी यह जो दंत्रित मुस्कान है यह अत्यंत ही मनोहारी है। धन्य तुम, कवि बच्चे को कह रहा है कि तुम धन्य हो और तुमको जन्म देने वाली तुम्हारी माँ भी धन्य है। चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। इतर का अर्थ क्या होता है, दूसरा। मैं यहाँ पर चिर का अर्थ होता है लंबे समय से। मैं एक लंबे समय के बाद तुमसे मिल रहा हूँ। इतर मैं अन्य, मैं तो तुम्हारे लिए कोई अन्य और दूसरा ही हूँ। अगली पंक्ति है, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। कवि कह रहा है अपने आप को अतिथि बनाते हुए, कवि अपने आप को अतिथि बना दिया है और वह कह रहा है इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा इस अतिथि से हे प्रिय तुम्हारा क्या संपर्क है। अर्थात तुम अभी तक मुझे पहचान नहीं पाए हो, इसलिए अभी तक तुम हमसे अपना संपर्क स्थापित नहीं कर पा रहे हो। अगली पंक्ति है, उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क। तुम अपना ज़्यादातर समय अपनी माँ के साथ बिताए हो और तुम्हारी माँ ने अपनी उंगलियों से तुम्हें पंचामृत का पान कराया है। मधुपर्क का अर्थ क्या होता है, पंचामृत। अगली पंक्ति है, देखते तुम इधर कनखी मार। कनखी का अर्थ होता है तिरछी नेत्र, तिरछा नेत्र करके। कवि कह रहा है बच्चे से, देखते तुम इधर कनखी, तुम हमारी तरफ जो है तिरछे नेत्रों से देख रहे हो। और होती जब की आंखें चार, और जब हमारी आंखें तुम्हारी आंखों से मिल जाती हैं तो क्या होता है, तब तुम्हारी दंत्रित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। जब तुम्हारी आंखें हमारी आंखों से मिल जाती है तो तुम्हारे नए नए दांतों के साथ यह जो तुम्हारी मुस्कान है मुझे लगती बड़ी ही छविमान, मुझे अत्यंत ही सुंदर, अत्यंत ही मनोहारी लगती है। अब हम लोग फसल कविता की व्याख्या को समझेंगे। इस कविता में कवि ने फसल के महत्व को बताया है, अर्थात जिस फसल को किसान पैदा करता है, जिस अन्न को हम ग्रहण करते हैं, उसमें किसी एक व्यक्ति या किसी एक अस्तित्व का हाथ नहीं होता, उसमें असंख्य करोड़ अरब खरब लोगों के अस्तित्व का हाथ होता है। उसी बात को कवि ने रेखांकित करते हुए इस कविता की रचना की है। तो चलिए अब हम लोग कविता की व्याख्या को समझते हैं।
एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। अर्थात फसल जो पैदा होती है किसी एक नदी के पानी से नहीं, किसी दो नदी के पानी से नहीं पैदा होती है, ढेर सारी नदियों के पानी से फसल पैदा होती है। अगली पंक्ति है, एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। यह जो फसल पैदा होती है किसी एक व्यक्ति के हाथ के स्पर्श करने से नहीं, किसी दो व्यक्ति के हाथ के स्पर्श करने से नहीं, लाख लाख करोड़ करोड़ लोगों के हाथों के स्पर्श के परिणाम स्वरूप यह फसल जो है उत्पन्न होती है। अगली पंक्ति है, एक के नहीं, दो के नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। यह जो फसल पैदा होती है किसी एक मिट्टी के कारण नहीं, किसी दो मिट्टी के कारण नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण। हजार हजार खेतों की मिट्टी के अलग अलग गुणधर्म होते हैं, उसी के परिणाम स्वरूप भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें जो है हमें प्राप्त होती हैं। अगली पंक्ति है, फसल क्या है। कवि प्रश्न कर रहा है कि फसल क्या है, और तो कुछ नहीं है वह उसे बताते हुए कह रहा है फसल क्या है, वह कोई अन्य वस्तु तो नहीं है। आगे कहता है, नदियों के पानी का जादू है, और वह खुद ही कवि जो है खुद उत्तर देते हुए कह रहा है कि फसल नदियों के पानी के जादू का क्या है, परिणाम है, हाथों के स्पर्श की महिमा है। फसल जो है हाथों के स्पर्श के परिणाम स्वरूप हमें प्राप्त होती है। अगली पंक्ति है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। वह जो फसल है अनेक प्रकार की मिट्टियों के संसर्ग के परिणाम स्वरूप हमें प्राप्त होती है, जिसमें भूरी मिट्टी, काली मिट्टी, संदली मिट्टी, अनेक प्रकार की मिट्टियों का क्या होता है, योगदान होता है। अगली पंक्ति है, रूपांतर है सूरज की किरणों का। चूँकि फसल उत्पन्न करने में सूर्य की किरणों का भी अहम योगदान होता है, इसलिए कवि ने सूर्य की किरणों के भी महत्व को रेखांकित किया है। कवि बता रहा है कि उस फसल को प्रकट करने में सूर्य की किरणें अपना भरपूर योगदान देती हैं। अगली पंक्ति है, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। अर्थात फसल जो प्रकट होती है, उत्पन्न होती है, उसमें किसका योगदान होता है, हवा का। हवा का भी अपना अलग महत्व होता है। तो कवि यही बता रहा है कि जो हवा अपना अलग अलग प्रभाव जमा करके फसल को एक अलग रूप देने में अपना योगदान देती है।